कोरोना वायरस फैल चुका था। अमेरिका से ट्रंप के साथ हजारों लोग भारत आए थे और उन हजारों लोगों को भारत के अंदर टूर कराया गया, भ्रमण कराया गया, जिससे कोरोना वायरस फैला। और अहमदाबाद में लाखों लोगों को इकट्ठा करके नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में इसको बढ़ाया गया, कोरोना वायरस को बढ़ाया गया। और इस तरह से पूरे देश में कोरोना वायरस बढ़ा। अगर सरकार को जब सूचना मिल गई थी तो ये नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम को छोड़ करके छोड़ा जा सकता था और देश की जनता को और देश के बचाने के काम में मोदी सरकार को लगना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार ने इस काम में नहीं लगी, जिसके कारण कोरोना वायरस बढ़ा। और मोदी सरकार की सबसे नाकामी, सबसे विफलता, सबसे अवैज्ञानिक समझ, सबसे बड़ी जो गलती हुई वो गलती हुई कि उन्होंने अचानक लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन करके कोरोना वायरस के खिलाफ जंग का अपना इतिश्री कर लिया, लोगों को घरों में कैद कर दिया। जो यह बिल्कुल गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी और देश विरोधी सोच है। हम इसको देश विरोधी सोच करार करते हैं। नहीं तो मोदी सरकार को यह पता होना चाहिए था कि हमारे देश में हर प्रदेश से दूसरे प्रदेश में हजारों लाखों लाख लोग रोजी रोटी के लिए पलायन करते हैं और वहां जाकर के अपनी जीविका चलाते हैं। लेकिन यह सरकार ने थोड़ी सी इस बात पर नहीं सोची और लॉकडाउन कर दिया, जिसे सारे फैक्ट्रियां बंद हो गई। मकान मालिक उन प्रवासी मजदूरों को घरों से बाहर कर दिया, जिसके चलते पूरे देश में आज मजदूरों की जो दुर्दशा हुई, जो उनके साथ परेशानियां हुई, वह आज पूरा देश देख रहा है। अगर ये केंद्र की सरकार, मोदी की सरकार एक सप्ताह की छूट दी होती, ऐलान करती पूरे देशवासियों के सामने कि एक सप्ताह में हर लोग अपने गंतव्य स्थानों पर चले जाएं, जहां उनको आवास और भोजन की गारंटी है, तो शायद लोग चले गए होते और आज यह परेशानी देखने को नहीं मिलता। आज जो पैदल हरियाणा से, पंजाब से, पानीपत से, गुजरात से, दिल्ली से, कर्नाटका से, उड़ीसा से पैदल लोग चल करके अपने गंतव्य स्थानों पर आए, जिसमें बहुत सारे लोगों की मौतें हो गई। उनको पता नहीं था कि हम किस रास्ते से जाएंगे। वह ट्रेन के लाइन पकड़ करके चले, जहां वो रेल से कट करके उनकी मौतें हो गई। और यह काम मोदी सरकार ने कराई। अगर सरकार 7 दिनों के लॉक छूट नहीं दिया, अगर ये छूट देने की स्थिति नहीं थी, तो सरकार को इस बात का ऐलान करना चाहिए कि जो भी फैक्ट्री मालिक हैं, जो भी काम कराने वाले लोग हैं, जो मकान मालिक हैं, वह 3 महीना तक फैक्ट्री मालिक मजदूरों के भोजन देंगे और मकान मालिक 3 महीना तक अपना भाड़ा नहीं लेंगे। तो शायद लोग की जीविका चलती और उनके रहने का स्थान मिलता। तो आज ये नौबत
देश के अंदर जो मजदूरों की दुर्दशा हुई है, जो जान की बाजी लगा करके हजारों किलोमीटर पैदल चल के वो अपने गंतव्य स्थान पहुंचे हैं, जिसके चलते उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं, दुर्दशा के शिकार हुए हैं, यह नौबत नहीं आती। लेकिन यह सरकार ये भी काम नहीं किया। और जब बहुत हमारी पार्टी भाकपा माले ने प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित घर वापस करने की जब मांग की, आंदोलन उठा, इस पर लोगों ने इसके साथ जुड़ा, देश भर के लोगों ने इसके साथ जब जुड़ा और यह सरकार पर जब दबाव पड़ी, तो सरकार ने, राज्य सरकार और केंद्र सरकार अब भाड़ा के लेकर के उठा बैठक माथा माथी करने लगा कि कौन कितना भाड़ा देगा। यह काफी शर्मनाक बात है कि फंसे हुए मजदूरों को, गरीबों को उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाने में अगर इस तरह के माथामथी होता है तो यह शर्मनाक बात है, यह गरीबों के विरुद्ध बात है। लेकिन यह सरकार साबित कर दिया, एनडीए सरकार, मोदी और नीतीश की सरकार, यह साफ कर दिया कि उन गरीबों और मजदूरों के प्रति हमारे अंदर कितना नफरत है, कितना विरोध है, इसको जाहिर किया है। नहीं तो हम इस लाइव के माध्यम से उन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं जिनका उम्र 60 बरस, 70 बरस, 80 बरस हो गया है, जब से रेलवे चल रही है, कोई एक आदमी हमको किसी भी माध्यम से सूचना भिजवा देंगे तो मैं मानूंगा कि हमारी बात गलत है। कोई बता दे कि जब दिल्ली से दिल्ली टू गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, बरौनी के लिए ट्रेन खुलती है, कभी भी वो ट्रेन क्या चली गई उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कलकत्ता, झारखंड, कभी ऐसी घटना घटी है? जो बताया जाएगा कि इस वर्ष में, इस सन में ऐसी घटना घटी हो तो हम मान लेंगे कि हमारी बात गलत है। हमने ग्राम मीटिंगों में पढ़े लिखे लोगों से ये सवाल कर चुका हूं, किसी ने नहीं कहा कि दिल्ली से मुजफ्फरपुर जाने वाली ट्रेन खुली और वो चली गई उड़ीसा, किसी ने नहीं कहा। लेकिन इस कोरोना वायरस के समय में जब उस ट्रेन में सिर्फ और सिर्फ मजदूर, प्रवासी मजदूर चढ़ते हैं तो वो ट्रेन गुजरात से, दिल्ली से खुल करके और वो चली जाती है उड़ीसा, वो चली जाती है बंगाल। इसका जवाब कौन देगा? जो एक सप्ताह तक बिहार नहीं लौटती है। यह बात दर्शाता है ये एनडीए सरकार के अंदर गरीब मजदूरों को के खिलाफ भारी नफरत है और इसलिए यह ट्रेन पूरे देश में घुमाया जा रहा था कि इसमें बैठने वाले सारे मजदूर हैं और उनकी मौत हो जाए। कई मजदूरों की मौत मुजफ्फरपुर स्टेशन पर कटिहार जिले की महिला की हो गई, जिसका 2 साल का बच्चा उत्सव के साथ खेलता रहा। यह पूरा दुनिया देखा है, पूरा देश देखा और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया। नहीं तो कोई आदमी जब दिल्ली से चलता है तो उसको ही मालूम रहता है कि हम आज चढ़ेंगे तो कल किसी न किसी समय में हम अपने स्टेशन में उतर जाएंगे।
तो हम 24 घंटा, 30 घंटा, 35 घंटा के लिए कुछ खाने पीने का सामान ले लें, वो 2 बोतल पानी रख लेता है, वो मजदूर भूजा सतुआ रख लेता है, लेकिन एक एक सप्ताह के लिए नहीं रखता है। ये सरकार को उन मजदूरों को मारना नहीं होता तो एक सप्ताह ट्रेन में नहीं लगता। यह साफ दर्शाता है, यह बात जग जाहिर हो गया है कि एनडीए सरकार गरीब, प्रवासी मजदूर, न्याय पसंद लोगों के खिलाफ काम किया है, उनको जान से मार देने का काम किया है। मैं इन बातों के साथ बताना चाहता हूं कि ये कोरोना वायरस के समय में जो बहुत सारे प्रश्नों पर पर्दा पड़ा हुआ था, अब लोगों की आंखें खुल गई है। अब लोगों ने समझ लिया है कि गरीब मजदूरों के सवाल, गरीब मजदूरों के मुद्दे पर कौन काम करता है और कौन गरीबों के मजदूरों के खिलाफ है। यह बात आज साफ दिखाई पड़ रही है। ये वर्गीय चरित्र अब सामने आ गया है और मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि अब सारे प्रवासी मजदूर, सारे गरीब गुरबे लोग उन सांप्रदायिक सामंती और दंगाई पार्टियों के अब खिलाफ खड़े होंगे, ये मुझे पूरी आशा है। साथ ही बिहार में साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, जो नीतीश जी कहते थे कि मैं न किसी को बचाता हूं और न ही किसी को फंसाता हूं, लेकिन आज दृश्य दिखाई पड़ रहा है कि इस कोरोना वायरस महामारी में जहां लोग घरों में छुप करके कोरोना वायरस से अपनी जान बचा रहे हैं, वहीं इस सरकार के संरक्षित अपराधी और विधायक पप्पू पांडे घर में छुपे हुए लोगों को सरेआम जेपी यादव के मां, जेपी यादव के पिता और उनके भाई को गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया जाता है। और पूरा गोपालगंज और सिवान बिहार यह मांग कर रहा है कि नीतीश बाबू अपराधी विधायक पप्पू पांडे को गिरफ्तार करो। हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि आखिर जिसके ऊपर तिहरे हत्याकांड का एफआईआर दर्ज हो गया है, आप किन परिस्थितियों में उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं? आप उनको प्रशासनिक संरक्षण क्यों दे रहे हैं? यह बात साफ हो गया कि आप अपराधियों के संरक्षण दे रहे हैं और आज पूरा बिहार अपराध के तांडव में डूबता जा रहा है और आए दिन हत्याएं हो रही है। कानून व्यवस्था चौपट है और लोग फिर से भयभीत होकर जिंदगी जी रहे हैं। और सबसे तो शर्मनाक बात, डीजीपी ने जो पत्र जारी किया है उसमें जिन बातों का उल्लेख किया है वह शर्मनाक है। और डीजीपी और नीतीश कुमार को पूरे प्रवासी मजदूरों सहित राज्य की जनता से सीधे तौर पर माफी मांगनी होगी और इसके लिए हम लोग आंदोलन तेज करेंगे। डीजीपी ने कहा कि जो प्रवासी मजदूर आए हैं रोजगार के अभाव में अपराध करेंगे। जो अपराधी है जिस पर एफआईआर दर्ज है
उसको ये संरक्षण दे रहे हैं। और जो लोग विपत्ति के मारे हुए लोग किसी तरह से भाग करके और जब वो अपने घर पहुंचे हैं तो पहले ही ये उनको अपराधी का लेबल लगाता है। यह मजदूरों का, यह प्रवासी मजदूरों का अपमान है और इस अपमान के बदला तमाम प्रवासी मजदूरों को मिल करके और नीतीश सरकार से, मोदी सरकार से लेने के लिए तैयारी करें। हम इस बात का आह्वान करते हैं, यह अपमान सहन नहीं किया जा सकता है। साथ ही नीतीश जी ने कहा कि हम सभी गरीबों को इस कोरोना वायरस महामारी में राशन देंगे। जिन लोगों को अब तक कार्ड नहीं बना है उनको भी हम कार्ड बनाएंगे और राशन देंगे। लेकिन अभी तक न एक भी कार्ड निर्गत हुआ और न वो गैर कार्डधारियों को कहीं राशन दिया गया। अखबारों में छपते रहा आज के 9वें दिन कार्ड मिल जाएगा, 20वां दिन कार्ड मिल जाएगा और पूरा ये तीसरा महीना अब जाने लगा है, लेकिन कहीं गरीबों को कार्ड नहीं मिला, कहीं राशन नहीं मिल रहा है। जो पहले का राशन था, जो कार्डधारी थे, उन कार्डधारियों को जो 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति महीना 2 रुपया किलो गेहूं और 3 रुपया किलो चावल मिलना चाहिए था, आज उसमें धांधली मची हुई है, लूट मचा हुआ है। लोगों को 4 किलो राशन मिल रहा है, जो घर ला करके तौलते हैं तो वह 3.5 किलो होता है और उनसे 2 रुपया के जगह पर 3.5 रुपया लिया जा रहा है और 3 रुपया के जगह पर 4.5 रुपया लिया जा रहा है। पूरा उसमें धांधली मचा हुआ है और अधिकारी बैठ करके देख रहा है। ये नीतीश सरकार इसको भी ठीक तरीके से वितरण कराने में फेलियर है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और फिर से ये मांग करते हैं कि अगर सरकार 5 किलो और 2 रुपया किलो और 3 रुपया किलो चावल का सही वितरण लागू नहीं करती है, इस लूट खसोट पर अंकुश नहीं लगाती है, तो हम इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन संगठित करेंगे। चाहे वो डिस्टेंस का जो भी स्थिति हो, लेकिन हम उनके जीने के लिए, उनके रोजी रोटी के लिए ये आंदोलन हम तेज करेंगे। तीसरी जो बात है मनरेगा की, मनरेगा में मजदूरों को 100 दिन काम मिलने की गारंटी है और इस सवाल पर बात हुई, ये काम का सीजन भी चल रहा है, लेकिन मनरेगा में भी मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। तय नहीं हो रहा है कि कहाँ काम है। सरकार के पास जो उनके अधिकारी हैं वह तय नहीं कर पा रहे हैं, प्रोग्राम नहीं बना पा रहे हैं। और जब मजदूर कहीं कहीं काम होता है और मजदूर जाता है तो उसको तरह तरह के कानूनी बात करके और काम से वंचित कर दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम ये मांग करते हैं कि सरकार सभी मनरेगा मजदूरों को मनरेगा में काम देने की गारंटी करे, 200 दिन की गारंटी करे और 500 रुपया प्रतिदिन मजदूरी की गारंटी करे। अब सरकार के पास काम नहीं है तो मैं सरकार को ये सुझाव भी देना चाहता हूं कि जो कृषि कार्य हैं उस कृषि कार्य को मनरेगा कानून से जोड़ने का काम करें। मनरेगा कानून से जोड़ देने से मजदूरों को रोजगार मिलेगा। जो 15 से 20 एकड़ तक जमीन जोतने वाले जो मध्यवर्गीय किसान हैं, उन किसानों के भी लाभ पहुंचेगा।
उन किसानों के खेतों में मजदूर जाएंगे और काम करेंगे और मनरेगा से उनके मजदूरी का पेमेंट होगा। कृषि जो घाटे की सौदा बनी हुई है वह लाभकारी सौदा बन जाएगी, कृषि लाभकारी रूप में बदल जाएगा और इस तरह से किसानों के भी आर्थिक स्थिति ठीक होगी, मजदूरों के पास भी पैसे होंगे। जब मजदूरों के पास, चूंकि यह कृषि कार्य से जोड़ेंगे तो हर महीने काम मिलेंगे और जब हर महीने काम मिलेंगे तो मजदूरों के पास पैसे होंगे और उनके क्रय शक्ति बढ़ेगी और जब क्रय शक्ति बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था सुधरेगा। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से साफ साफ कहना चाहते हैं कि अभी तत्कालिक तौर पर मनरेगा को कृषि कार्य से जोड़ने का काम करें ताकि हम एक साथ किसानों की स्थिति को सुधार सकें, मजदूरों के क्रय क्षमता बढ़ा सकें और देश की अर्थव्यवस्था को भी हम आगे बढ़ा सकें। ये हमारी मांग है और इस पर नीतीश कुमार जी को, एनडीए सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए और इसको फैसला के रूप में लेना चाहिए। इस सवाल पर हम आंदोलन करेंगे। आंदोलन के जरिए इस मांग को हम तब तक जारी रखेंगे जब तक यह सरकार इसको पूरा नहीं करती है। साथ ही हमें जो कहना है कि ये सारे सवाल हैं और ये सारे सवालों को इस कोरोना वायरस महामारी के दौर में गंभीरता से लेने की जरूरत है। या कोई राजनीतिक सवाल, राजनीति करने का सवाल नहीं है। अभी लोगों को जिंदा रखने का सवाल है। अभी देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने का सवाल है ताकि हम आगे बढ़ के कुछ कर सकें। ऐसी स्थिति में सरकार ने जो मोदी, अमित शाह ने जो वर्चुअल रैली कर रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं थी। जरूरत थी कि मनरेगा मजदूरों को रोजगार, सालों भर रोजगार की गारंटी हो, उनके इस महंगाई को देखते हुए प्रतिदिन 500 रुपया मजदूरी की गारंटी हो। सभी जो प्रवासी मजदूर हैं उन प्रवासी मजदूरों को हर महीने 7,500 रुपया सरकार दे करके उनके जीवन बचाने का काम करे। और जीविका के लोगों ने जो लोन लिया है सरकार उसको माफ करे ताकि इस घड़ी में वो और कोई रोजगार करके अपना जीवन चला सके। अभी हम देख रहे हैं कि चारों तरफ जीविका दीदियों से पैसा वसूलने के लिए कर्मचारी दौड़ रहे हैं, तो इस पर रोक लगनी चाहिए और उसका जो लोन है उसको माफ कर देना चाहिए। ये आज की जरूरत है, इसके लिए काम करने की जरूरत है। और इधर सब काम अगर नहीं होगा, जो गरीब जहां बसा है, गरीबों के जो गैर मजरूआ जमीन, भूदान की जमीन, सेलिंग से फाजिल जमीन, जो भी सरकारी जमीन है, उस जमीन पर गरीबों का अधिकार है। यही बात हमने विधानसभा में कहा था। हमने नीतीश सरकार से मांग किया था कि जो भी गैर मजरूआ, भूदान, सेलिंग से फाजिल जमीन है, उस जमीन को गरीबों के बीच में बांटा जाए। जो गरीब पहले से बसा है उसको कागज दिया जाए। नीतीश बाबू कहते हैं कि यह बकवास है। वो हमारी मांग को उन्होंने बकवास बताया। लेकिन हम प्रश्न करते हैं नीतीश बाबू से,
आप ये बताइए कि डी बंदोपाध्याय भूमि सुधार आयोग ने पूरे बिहार के, जिस आयोग का गठन आपने किया था, पूरे बिहार में जांच करके और उसने बता दिया कि 21 लाख एकड़ जमीन सरकारी है। जिस जमीन को गरीबों में बांटा जाएगा तो जो गरीबों की संख्या है, हर गरीब को 10 कट्ठा जमीन मिलेगी। क्या ये मैं कह रहा हूं? आपने उस आयोग के जांच को, इस फैसले को आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया। और जब हम बसे हुए लोगों के लिए कहते हैं कि रहने दीजिए, उसको मत उजाड़िए, तो आप बकवास बता रहे हैं। बकवास तो आप कर रहे हैं, जमींदारों के पक्ष में वकालत कर रहे हैं और जमींदारों के जमीन आप उनके पक्ष में दखल करा रहे हैं। इसका उदाहरण मधुबनी है। मधुबनी में आपने क्या किया? और जमींदारों के मदद में खड़े हैं जो दलित बिरादरी के लोग, जो सरकारी जमीन पर बसे थे। मधुबनी सदर एसडीओ द्वारा उस पर फैसला हुआ था कि जो सरकारी जमीन है, गैर मजरूआ जमीन है, वो दलित लोगों को होगा और जो खतियानी जमीन है वह मुखिया झां को होगा। और इसके लिए आगे हम बात करेंगे। तब तक आप ही के इशारे पर, भाजपा के इशारे पर सारे इलाके के गुंडों को इकट्ठा करके और पसवान जाति के लोगों को उजाड़ने का काम शुरू हो गया। और जब वो प्रतिवाद में खड़ा हुआ तो उसको आपने गोली मार करके हत्या कर दी। आप किसके पक्ष में खड़े हैं नीतीश जी? ये आपको बताना होगा। आप पूरे तौर पर गरीबों के विरुद्ध, सामंत अपराधियों के पक्ष में खड़े हैं। यह आज साबित हो गया है। चंपारण में भी आपको देखा जा रहा है कि सामंतों और अपराधियों के पक्ष में खड़े हैं, और मधुबनी में भी देखा जा रहा है कि आप उन सामंती अपराधी तत्वों के पक्ष में खड़े हैं। गोपालगंज में देखा जा रहा है कि पप्पू यादव जैसे अपराधी विधायक के पक्ष में खड़े हैं। इसलिए अब आपका चेहरा बेनकाब हो रहा है और जल्द से जल्द इस पर सुधार करिए, अन्यथा इसके खिलाफ बिहार की जनता अब एकजुट होकर के और मुहिम तेज करेगी, आंदोलन तेज करेगी। आप जो कहते रहते हैं कि हमारा ये गरीब का चेहरा है, गरीब का चेहरा नहीं रह गया है, अब सामंतों और अपराधियों का चेहरा बन गया है। ऐसी परिस्थिति में एक एक गरीब आपको इस बार गद्दी से उतार देने के लिए स्वयं अब आगे बढ़ चुका है और आगे बढ़ करके आपको इस गद्दी से उतार फेंकने का काम करेगा। मोदी को इस गद्दी से उतार फेंकने का काम करेगा। इसी आह्वान के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और फिर सभी लोगों को एक बार प्रणाम करता हूं। धन्यवाद।